नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है परफेक्ट दामाद की कहानी। आज उनसे मुलाकात तो होगी, फिर आमने सामने बात होगी। गाना गुनगुनाते हुए मैं पैकिंग कर रहा था, पर मेरा बैग बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बैग के ऊपर चढ़कर उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था और भाई की आवाज़ आए जा रही थी, जल्दी कर ट्रेन मिस हो जाएगी, आ रहा हूँ मैं, चिल्लाया। पर ये कमबख्त बैग बंद ही नहीं हो रहा। माँ ने इतने मिठाई के डब्बे दिए ले जाने और सब बच्चे के लिए चॉकलेट के बॉक्स अलग से, मेरे कपड़े से ज़्यादा तो ले जाने के सामान थे। इतनी तैयारी तो तब भी नहीं हुई थी जब हम पहली बार प्रिया यंत्र मंत्र मत से मिलने गए थे। अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। हम दोनों ही इंजीनियर हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और प्रिया मैकेनिक इंजीनियर। अब तो हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे। प्रिया पिछले महीने से अपने मायके मुंबई गई हुई थी। आज मैं उसे लेने जा रहा था। उसकी फैमिली से शादी के समय ही मिला हूँ। बड़ी फॉर्मल सी मीटिंग रही उनके साथ। मेरी इस बार उनसे भी अच्छे से मिलना हो जाएगा। तभी मेरे कमरे में भैया आए और बोले, क्या पहना है तूने? टी शर्ट, वो भी पीली, कितनी आंखों में चुभ रहा है। बड़े शहर जा रहा है, कुछ स्टेबल पहनो जो फॉर्मल भी हो जाए। ये वाइट शर्ट, मैं बोला, पर ट्रेन में जा रहा हूँ, वाइट पहनूंगा तो खराब नहीं हो जाएगा? कुछ भी हो, इम्प्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। पहली बार जा रहा हूँ तू ससुराल, फिर मैं वाइट शर्ट पहन ले। ट्रेन की लोअर बर्थ पर बैठा था। एक साइड कुगले का, दूसरे साइड चाचा जी और भैया बैठे थे। वो भी इतने सीरियस बैठे थे जैसे ना जाने कौन से मिशन पर जा रहा हूँ। चाचा जी बोले, सुन, ज़्यादा नहीं खाना, उधर डिमांड नहीं करना, ये खाना है वो खाना है। और सुन, मुंबई बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं वहाँ, तो तू भी कुछ बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द फेंकते रहना, उन पर इम्प्रेशर पड़ेगा क्या? मैंने हैरान होकर कहा। तो वे बोले, हाँ, तो ऐसे चुपचाप मत बैठे रहना, बोधूराम किए जैसे तू वैसा ही कम बोलता है। उन्हें ये ना लगे कि छोटे शहर का है तो इसे ज़्यादा आता नहीं होगा। कुछ शॉपिंग वगैरह लेकर जाए, वे लोग बार्गेनिंग करे तो तू डबल बार्गेनिंग करना, वो मोल भाव ना करे तू ज़्यादा पैसे देकर आना, ढीला ढाला सा मत रहना। उधर भैया बोले, हाँ, और सबसे ज़रूरी काम ससुर जी को इम्प्रेस करना। ये उतना ही असंभव लगेगा जितना इस कुलगेल में पानी कल तक ठंडा रहना, पर हिम्मत नहीं हारनी है। मैं उनकी बातों पर मगनमुंद होकर उन्हें चुपचाप सुने जा रहा था। जाते जाते चाचा जी बोले, बेटा टी शर्ट मत पहनना घर से निकलते वक्त। गाना गाते हुए अच्छी खासी मेरी हल्की फुल्की रोमांटिक पिक्चर चल रही थी। स्टेशन तक पहुँचते वे सीरियल ड्रामा में बदल गई थी। ट्रेन में पूरी रात मुझे यही सोचकर नींद नहीं आई कि मैं अपने ससुराल में 9 बजे उठूँगा तो चलेगा न। टेंशन में नींद भी नहीं आ रही थी कि फ़ोन आ गया। कोई नंबर था, मैंने उठाया तो आवाज़ आई, नमस्ते जमाई जी, मैं प्रिया की भाभी, मुझे पहचाना? मैंने ज़ोर से हाँ तो कह दी थी, पर उसकी तो 3 भाभियां हैं, उनमें से ये कौन सी है मुझे भी नहीं पता था। वो बोली, आप पहली बार ससुराल आ रहे हो, आपका स्वागत है। आपकी शादी के चर्चे तो अब भी हो रहे हैं। वैसे आप शादी का एल्बम तो ला रहे हो ना? हमारा वाला तो बहुत बार देख लिया, आप वाला भी एल्बम लेकर आ रहे हो तो वो भी देखना हो जाएगा। ओह, वो तो मैं भूल ही गया था, हमारा एल्बम तो अब तक बना ही नहीं। कितना बोला छुटकी ने, भैया बैठकर फ़ोटो डिसाइड कर लो कि कौन से वाले एल्बम में जाने हैं, पर मैं ही टालता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रियलिटी शो रूम हो गया था और मैं उनके पहले राउंड में फेल ही हो गया था। सुबह 11 बजे मुंबई आ गया। मैंने ट्रेन में ही सोच लिया था जब वो कूली को बुलाएंगे तो मैं कूली से बात करके पैसे कम करवा उनका दिल जीत लूँगा कि भाई वहाँ कितना अच्छा दामाद है, पैसे को कितना बचाता है। मैं सामान लेकर ट्रेन से उतरा तो सामने मेरे ससुर जी मेरे
4 साले के साथ खड़े थे। उन सब ने मेरा सामान उठाया। कुली बुलाने की बारी ही नहीं आई। पहले ही प्लान फ्लॉप हो गया, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं अगले मौके की तलाश में था और वो अगला मौका मिला। खाने की टेबल पर मैं, मेरे ससुर जी और लंबी खामोशी थी। वो इधर उधर देखते, फिर मेरी तरफ नजर आती तो ऐसे मुस्कुराते जैसे किसी ने उनके गाल खींच लिए हो। बदले में मैं भी मुस्कुरा देता। मैं ही कुछ बात करने की कोशिश की, पर फिर भाभी की आवाज़ आई, लीजिए नाश्ता आ गया। नाश्ता खाते ही हम आराम से बैठकर आप वाले एल्बम देखेंगे तो उसे निकाल लीजिएगा। ये सुनकर मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। ये भाभी तो एल्बम के बारे में भूल ही नहीं रही है। फिर मैं उनसे जितना हो सके बात न करने की कोशिश करता। भरपेट नाश्ता करने के बाद जब मैं सौंफ लेने के लिए बहाने से प्रिय के पास गया, उससे सौंफ का डिब्बा नहीं खुला रहा था तो मैंने खोलने की कोशिश की। तभी बच्चे कमौन फूफा करते आ गए। मैं पूरी जोर लगाए जा रहा था और मेरे पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। पहली प्रिया की भाभी किचन में जाते जाते बच्चों का शोर सुन रुक गई। फिर उसने भैया, फिर उस ससुर जी। इतना प्रेशर था मुझ पर कि पंखे के नीचे पसीना आने लगे। ढक्कन कुछ खिसका और डिब्बा मेरे हाथ से जा गिरा और पूरी सौंफ जमीन पर फैल गई। डिब्बा जमीन पर घूमते घूमते ससुर जी की पैरों में जा पहुंचा और मैं फिर से फैल हो गया। सास बहू पर ढेरों टीवी सीरियल है, लेकिन ससुर दामाद पर कितने कितने। इसलिए महिलाओं के लिए ये काम बड़े आसान हो जाते हैं। बहू सास को कैसे इम्प्रेस करे, सास बहू को कैसे इम्प्रेस करे। बिना शादी के उन्हें इन सब चीज़ों को टीवी सीरियल देखकर मोटे मोटे तीर और अंदाज में हो जाता है, लेकिन दामाद ससुर को कैसे इम्प्रेस करे, इस पर कभी किसी ने टीवी सीरियल बनाने का विचार नहीं किया। मगर प्रिया के घर वालों ने विचार कर लिया था मुझे मुंबई दर्शन करवाने का। गेटवे ऑफ इंडिया, चौपाटी, अंदाता, एलोरा सब बिल्कुल सही जा रहा था। अंतराक्षी में जीत भी रहा था। बच्चों का परफेक्ट बन गया था। आखिर प्रिया के साथ फेरी में बैठने का मौका भी मिला। इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में प्रिया के साथ पल बिताने जिसमें हम दोनों के बीच कोई बैठा न हो कोई फूफा फूफा करता हुआ आए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि बच्चों ने एसएल वर्ल्ड जाने के जिद का लिए। चिंटू बोला, प्लीज चलो ना एसएल वर्ल्ड फूफा जी, उधर बहुत सारी राइड्स है, शॉर्ट एड टॉप, स्टीप, कॉर्नर, चौपाटी। चिंटू वहाँ के खतरनाक से खतरनाक राइड से गिनवाता रहा और मैं चुपचाप सुनता रहा। बचपन में फिसल पट्टी भी सही से नहीं खाई मैंने, इसलिए चाचा जी बचपन से मुझे बोधू राम कहते थे। लेकिन इन सबके सामने मैं बोधू राम नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं दामाद था। दामाद अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन बोधू राम नहीं बनेगा। मेरे लिए इंजीनियर के 4 बैंक क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं था जितना फिसल पट्टी पार बैठना। मुझे तो सा से भी डर लगता था। फिर एसएल वर्ल्ड में कैसे कैसे झूले होते हैं, मैं झूलने से पहले तक बच पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। इतने में भाभी बोली, अरे एसएल वर्ल्ड थोड़ी लेकर जाएंगे इन्हें, जूही बीच चलते हैं। इतने में प्रिया के पापा बोले, बच्चों की इच्छा है तो जाने दो। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, अगर आकाश को कोई दिक्कत है तो फिर मेरे मुंह से जैसे ही ऑटोमेटिक निकल गया, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी, आरी, हथौड़ी और भी भिन्न प्रकार की खतरनाक चीज़ें मार दी थी। मेरी गो राउंड मेरे साथ जाने की चिंटू ने जिद पकड़ ली। मरता क्या न जान ही पड़ा। मैं सीट बेल्ट इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे ये टाइटैनिक का जहाज है और बस डूबने वाला है। जैसे ही राइड शुरू हुआ उसी सेकंड मुझे सारे भगवानों के नाम याद आ गए। अपनी तो संसार भी ठंड से बचा नहीं मेरा। उस झूले पर मुझे ऐसा लगा जैसे अब मैं प्रिया से वापस
मिल भी नहीं पाऊंगा या नहीं। इतने गोल गोल चक्कर खिलाकर आखिर वो झूला रहम खाकर रुक गया। चिंटू हंसते खेलते हुए राइड से उतरा, लेकिन मेरी हालत खराब हो गई। इतने चक्कर आया गए, मुझे आंखों से आगे अंधेरा छाने लगा। सब आकर मुझे संभालने लगे। मेरे साथ मेरी ससुर जी पर इम्प्रेस भी धराशायी हो गया। लोग दामाद से इतनी उम्मीदें करते हैं, क्यों है? दामाद है शक्तिमान थोड़ी है जो हाथ ऊपर कर एक ही जगह गोल गोल घूम कर भी बिना चक्कर खाए सीधे खड़े रहेगा। मुझे जान ही नहीं था राइड पर, पहले ही कह देता। नहीं, बच्चों वाली राइड्स पर मैं नहीं बैठता। नहीं नहीं, क्या पता फिर मुझे इससे भी डरावनी राइड पर बैठा देते। चिंटू भी न कसकर कमीज पकड़कर बैठ गया। मेरी फूफा जाना है, जाना ही पड़ा। ऐसे चक्कर खाकर गिर पड़ा कि मेरे सालों ने मुझे उठाकर गाड़ी में बैठाया। अब कितनी शर्म आ रही थी मुझे कि मैं अपने ससुर के रफ एंड टफ ब्रांड पर धब्बा लगा चुका था। रात को खाने के लिए कमरे से बाहर निकला ही नहीं। प्रिया ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। बस कल का दिन था यहाँ, अब मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना था। चुपचाप घर वापस जाना था। मैं लटका हुआ मुंह लेकर बिस्तर के एक कोने में लेटा हुआ था। तभी मेरा फ़ोन बजा। भैया का। क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठे होंगे वो मुझसे कि मैं बड़े ठाठ से ससुर जी में हूँ। ससुर जी मुझे वाह बेटा कहते हुए थक नहीं रहे होंगे। सबकी जुबान पर मेरा नाम होगा और मैं यहाँ भीगी बिल्ली बनकर कमरे में पड़ा हूँ। डरते हुए मैंने फ़ोन उठाया तो वहाँ से आवाज़ आई, और कैसा चल रहा है बेटा? मैंने भी कह दिया बढ़िया। ससुर जी इम्प्रेस हुए? हाँ बिल्कुल, मेरे मुंह से निकल गया। तो भाई ने पूछा, वाह कैसा? मैं हड़बड़ा गया, क्या जवाब दूँ, सोच में पड़ गया। अरे वो हो गया, आता हूँ, बुला रहे हैं ससुर जी। कोई भी काम बिना पूछे करते नहीं मुझसे। कहते ही मैंने फ़ोन काटा और राहत की सांस ली। अभी तो फ़ोन पर झूठ कहकर पीछा छुड़ा दिया। वहाँ जाकर तो डिटेल में पूछेंगे तो क्या करूँगा? नहीं, और झूठ नहीं बता सकता। अब तो कुछ करना पड़ेगा। परफेक्ट दामाद की छवि बनाने का जुनून वापस जाग गया। इतनी बार हार कर भी हार नहीं मानी थी मैंने। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मैं दिन को अपने कमरे में बैठा था, तभी चिंटू हाथ में बैठ लेते हुए साथ, फूफा जी आप आज तो ठीक हो ना? कल राइड पर आपकी हालत ख़राब हो गई थी, कहते हुए चिंटू थोड़ा हंस रहा था। मेरे गुस्से वाली आंखें देख उसे फटाफट बात बदल दी और बोला, फूफा जी क्रिकेट खेलोगे क्या? मैंने ना सिर हिलाया। वो बोला, आज कोई नहीं खेल रहा। चाचा जी भी नहीं, वो खेलते तो प्रिया दीदी भी खेलती, पर आज वो खेल ही नहीं रहे। उन जैसा शॉट कोई नहीं मार सकता। जो अच्छी बैटिंग करता है वो चाचा जी का फेवरेट हो जाता है। मामा भी उनकी फेवरेट हैं क्योंकि वो अच्छी बैटिंग करते हैं। उस वक्त मैंने सोचा, क्या वाकई सिर्फ क्रिकेट से ससुर जी को इम्प्रेस किया जा सकता है? अंधेरे में यह रोशनी की किरण की तरह मुझे दिख रहा था। मैंने सोच लिया था, चाहे ये कितना ही बचकाना था, पर मुझे करना है। मैं बैट लेकर चौक पर पहुंच जा, फिर जोर जोर से चिल्लाया, चिंटू कहाँ है? क्रिकेट खेलना है या नहीं? पीछे से मेरी शर्ट खींचते हुए चिंटू बोला, मैं यही हूँ फूफा जी। मेरी आवाज़ सुनकर कोई चौक में नहीं आया। मैंने तो सोचा था मेरे जोर से चिल्लाने से ससुर जी बाहर आ जाएंगे और फिर मैं इतना बढ़िया शॉट मारूंगा और वो इम्प्रेस हो जाएंगे। चिंटू बॉल फेंकने वाला था कि ससुर जी आ गए। मैंने जोर से शॉट मारा और ससुर जी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तभी टक करके आवाज़ आई। देखा तो बॉल पुराने स्कूटर पर जाकर टकराया, जिससे वह स्कूटर धम से ज़मीन पर गिर गया। ससुर जी भागते हुए स्कूटर के पास गए। शीशा तो टूट ही गए थे, पर जब उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो हो ही नहीं रहा था। मैं भी भागते हुए ससुर जी के पास गया और उनसे स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। कितनी किक मारने पर भी वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। बोला,
काफ़ी पुराना है ये तो, अब तो स्टार्ट ही नहीं होगा, बहुत आउटडेट मॉडल में है। ये कहने पर ससुर जी मुझे देखा और चुपचाप अंदर चले गए। प्रिया ने बताया कि ये ससुर जी का पहला स्कूटर था जो उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा था, भी वावला हो गया था। मुझे भाई की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। चुपचाप आता, प्रिया को लेकर चला जाता। नहीं, मुझे तो रियलिटी को शो बनाना था। रात को मैं खिड़की के स्कूटर को देख रहा था, सोच रहा था कि अब सब कैसे ठीक होगा। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, मेरा मूड बड़ा ख़राब था। मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा, वही नाश्ता किया। मैं आलू गोभी का पहला निवाला मुंह में डाला और मेरा फ़ोन बजा। भाई का कॉल था। मैंने लंबी सांस ली और फ़ोन उठाया। क्या कर रहा है, भाई ने पूछा तो मैं बोला नाश्ता कर रहा हूँ। ठास से बैठा होगा डाइनिंग टेबल पर। ससुर जी का हीरो नंबर 1 बनकर, नंबर 1 तो नहीं, बेवकूफ़ हूँ जो बच्चों जैसे हरकतें कर दी थी मैंने। पर भाई से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उन्हें कैसे बताऊँ मेरी हालत के बारे में। भीगी बिल्ली के जैसे बैठा हूँ कमरे में। ससुर जी का स्कूटर तोड़कर उनकी गुड बुक्स में तो नहीं, लेकिन हिट लिस्ट में ज़रूर आ गया हूँ। अगला दिन रवानगी का था, सवेरे की ट्रेन थी। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोच लिया था अब कोई भी काम इम्प्रेस जमाने के लिए नहीं करना है। स्टेशन जाने के टाइम पर कमरे से निकला। मैं जाने के पहले बड़ों के पैर छू रहा था। मैं ससुर जी के पास गया और बोला, आप चल रहे हैं ना स्कूटर पर मुझे छोड़ने। जवाब में उन्होंने कहा, बेटा वो नहीं चलेगा, टाइट तो कल करियर। मैंने कहा तो स्कूटर के पास गया और पहली ही किक में स्कूटर शुरू हो गया। वो हैरत से हो गए। उन्होंने खुश होकर पूछा, अरे ये तो स्टार्ट हो गया, तुमने किया? जी, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये प्रिया ने किया, हेल्प कीजिए, मेरी वजह से ख़राब हुआ था, बुरा लग रहा था। उन्होंने प्रिया को देखा और मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर मुस्कुरान देखकर मुझे लगा मैं सारे रियलिटी शो जीत गया। ट्रेन में बैठे हुए सोच रहा था, शक्तिमान बनने की ज़रूरत नहीं, परफेक्ट दामाद बनने के लिए हर काम में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। आपको सर्वगुण संपन्न बनना ज़रूरी नहीं, कोई और बनना ज़रूरी नहीं। आपको अपने ऊपर और अपने प्यार के ऊपर भरोसा होना चाहिए, वही आपको परफेक्ट दामाद बनाता है। नमस्कार।